जो है वो टॉपिक है हमारा बेसिकली क्वेश्चन या क्यूरीज जो आपकी फर्स्ट चैप्टर इन केमिस्ट्री में है। तो पहला क्वेश्चन है कि इन व्हाट वेज डज द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो है वो हेल्प करती हैं टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मटेरियल। सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, दैट इज़ द प्रीवियस मटेरियल और न्यू मटेरियल्स जो हैं इनके दरमियान अगर आपको डिफरेंस पता है ना, तो फिर आप देखेंगे कि वो डिफरेंस जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी से मीटअप हुआ है या कैसे हुआ है। बच्चे आपके पास इस जगह पे वेरियस एग्जांपल्स आ जाती हैं। मैं आपको सबसे पहले अगर कार्स या स्लैश ऑटोमोबाइल्स है, ये ऑटोमोबाइल्स का जो ये वर्ड है ना बेटा, तो ऑटोमोबाइल्स का ये जो वर्ड अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएं, कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स में अगर हम ये गाड़ी इस तरह की हम देखते हैं नॉर्मली, तो इसके आगे कुछ प्लास्टिक का ये जो फ्रंट साइड पे लगा होता है जिसको आप कहते हैं ये बम्पर होता है इस गाड़ी का, या इसके इंटीरियर पे लगा हुआ डैशबोर्ड जिसके ऊपर एलसीडी लगी होती है, सो कॉल्ड ये जो प्लास्टिक होती है, ये सारा प्लास्टिक मटेरियल आप कैसे बनाते हैं? डू यू नो कि जो पुरानी गाड़ियाँ थी उसके ऊपर ये किस चीज़ की बनी होती थी? वो मेटल के बने होते थे पार्ट्स। अब उससे हमने इनोवेटिवली ये चेंज लाया है कि उससे गाड़ी का, अब जब मेटल का बना होता था तो बेटे उसके पास जो ओवरऑल गाड़ी थी उसका वेट भी बढ़ जाता था, उसका वेट ज़्यादा होता था, कॉस्ट उसकी बढ़ जाती थी, हम हर तरह से सफ़र करते थे। और ये जो वेट ज़्यादा होता था तो ज़ाहिर बात है फ्यूल एक्सपेंस भी ज़्यादा होता था उसको ड्राइव करने के लिए। हमने क्या किया कि बच्चे हमने एजुकेट किया अपने आप को, हमने इस इंडस्ट्री को एजुकेट करने के बाद हमने क्या सोचा कि हम पॉलीमर्स का सहारा लेते हैं। ठीक है, अब पॉलीमर्स कौन सी चीज़ होती है? दीज आर अ सॉर्ट ऑफ द मल्टीपल और द चेन ऑफ द मोनोमर्स। अब वो मोनोमर्स जो होते हैं वो अटैच होकर पॉलीमर्स बनाते हैं, और पॉलीमर्स से हम फर्दर एक और चीज़ बच्चे बना लेते हैं, उसको हम एक नाम बोलते हैं, अब मेरे माइंड से स्किप हुआ पड़ा है, लेकिन वो पॉलीमर केमिस्ट्री के ही अंदर एक फील्ड आ जाता है। तो उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि इन्हीं पॉलीमर्स के अंदर हम मोर देन वन थिंग्स को जो है वो आपस में मर्ज कर लेते हैं और एक नया आइटम अपनी डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ का ले लेते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आजकल ये बम्पर जो है वो प्लास्टिक के आगे हैं, प्लास्टिक और थोड़ा सा हार्ड मटेरियल प्लास्टिक। एक प्लास्टिक होता है जो बिल्कुल मतलब यानी कि आप कहें कि यूँ समझ लें कि रबड़ भी तो एक प्लास्टिक की ही टाइप, यानी प्लास्टिक होते हैं, कुछ रबड़ी टाइप उसमें होते हैं और कुछ होते हैं हार्ड टाइप प्लास्टिक होते हैं, राइट। सो जो ये हार्ड टाइप प्लास्टिक होती है उस तरह का ये बनाते हैं और उसको पेंट करके इतना ज़बरदस्त सा बना लेते हैं हम, ताकि वो हमारी नीड्स को भी पूरा करे। इवन डैशबोर्ड के अंदर जो सारी चीज़ें हमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पूरी हो रही होती हैं इस मटेरियल से। तो टेक्नोलॉजी ने हमारी हेल्प की इनोवेशन लाते हुए, इससे पेट्रोल का एक्सपेंस कम हुआ, ये चीज़ें ख़त्म हो गई। अच्छा, दूसरी साइड पे उसने, अगर हम क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं तो ये कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ द न्यू मटेरियल में हमें कैसे हेल्प किया। अब बेटे आपको पता है कि फ़ाइबर एक चीज़ है, फाइबर की जो शीट्स है ना, ये आजकल प्योरली इससे बनी हुई फुल बॉडी यूज़ होती है। फुल बॉडी ऑफ द एरोप्लेन्स जो है वो फाइबर की बनते हैं। अब जो पुराने दौर के जहाज़ थे, हम कहें कि अभी तक भी जो नया इनोवेशन मतलब आ रही है तो मेटल के ऊपर ही वर्क हो रहा है, मेटलर्जिकल पे रिली वर्क होता है, लेकिन कुछ ट्रेनिंग के दौरान कुछ जो है वो एयरप्लेन्स यूज़ होते हैं जिनके विंग्स जो हैं वो फाइबर नेचर के होते हैं। आर यू लिसनिंग मी? ओके। तो ये जो फाइबर की शीट्स होती हैं बेटे, इससे जहाज़ जो है वो आपका एरोप्लेन जो होता है वो लाइट एंड वेट हो जाता है। तो आपका जो एरोप्लेन है वो बिल्कुल मतलब फ्लाइंग में ईज़ फील करता है, वो एक्सपेंस नहीं होता, फ्यूल का एक्सपेंस कम हो जाता है। तो ये सारा क्या है, एक न्यू इनोवेशन ही तो है। न्यू मटेरियल्स फाइबर शीट्स हम बनवा लेते हैं। इसके अलावा आपके पास जो पीवीसी पाइप्स के यूज़ होते हैं, ठीक है, अब ये भी तो प्योरली एक इजी केमिस्ट्री है। इसके अलावा अगर आप चले जाएं तो आपकी वेरियस पेंट्स आ जाते हैं,
वो नए मटेरियल्स आपके फॉर्मेशन की तरफ आ रहे होते हैं। अब एक और चीज़ मैं बताऊं, टेक्नोलॉजी ने एक और कूलिंग एजेंट्स बनाए हुए होते हैं। कूलिंग एजेंट्स जो आप क्या करते हैं, अपने फ्यूल के अंदर ऐड कर देते हैं तो उनको फ्रीज़ होने से बचाते हैं, यानी उसको, और फिर ज़्यादा हीट होने से भी बचाते हैं। यानी गर्मी में वो एज अ कूलिंग एजेंट के तौर पर काम करते हैं, और सही कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर वो हीटिंग एजेंट के तौर पर काम करके उसको फ्रीज़ होने से बचा रहे होते हैं। बच्चे आपको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? रेहाब, आर यू लिसनिंग मी बच्चा? मैं आपको फिर से बता दूं बेटा, ये मैंने स्टॉप कर ली थी वीडियो यहाँ पे। एक्चुअली मैं बता रहा था कि हम क्वेश्चन 2 के अंदर वेन डायग्राम वाला जो क्वेश्चन है, इसके अंदर हम दोबारा से मैं ये क्वेश्चन डिस्प्ले कर देता हूँ। तो ये कह रहे हैं कि वेन डायग्राम की हेल्प से आप हमें बताएं कि कंपेयर करें और कंट्रास्ट करें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो आप यहाँ पे आपने पहले ऑर्गेनिक के लिए बना लिया एक सर्कल ब्लैक कलर का, फिर इनऑर्गेनिक के लिए आपने रेड कलर सर्कल शो किया। ऑर्गेनिक की प्रॉपर्टीज़ और इनऑर्गेनिक की सेपरेटली लिख लें। फिर ये जो मैंने सेंट्रल एरिया जो ग्रीन से बनाया हुआ है, जो कि ओवरलैपिंग एरिया है बोथ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का, तो इस एरिया में आपने क्या करना है बच्चे, कि वो चीज़ें बतानी है जिसमें दोनों का कम्बिनेशन हो। दोनों के कम्बिनेशन के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है कि हम एक सॉल्वेंट क्रिएट करते हैं जिसमें अल्कोहल और वाटर हो जाते हैं। ठीक है, अल्कोहल और वाटर के जी लिए अगर आप देखते हैं तो इसमें सॉल्वेंट भी पड़ा हुआ है, और उसके बाद क्या है आपके पास, मतलब एक जो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है ना? सर, H2O क्या इनऑर्गेनिक होता है? नो, हाँ ये इनऑर्गेनिक है ना बेटा, इसमें कहाँ पे कार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन तो नहीं है ना इसके अंदर। जी अल्कोहल्स के जी अंदर होता है ऑर्गेनिक, यानी कि मैं कहूँ कि ये CH3 के बाद OH है, ये मेथनॉल है, ये ऑर्गेनिक इन नेचर है। अब इसको मिलाते हो तो इससे आपके पास एक नया सॉल्वेंट बनता है जो क्रोमेटोग्राफी के अंदर यूज़ होता है। ओके सर। तो ये एक, तो सॉलिड का क्या नाम है? क्या मतलब है बेटे? वो सॉलिड का नाम लिख दूं या फिर बीच में बस लिख दूं कि अल्कोहल NH2O ये है सॉलिड मिक्सचर? नहीं है, ये एक सोल्यूशन है, मैं कह रहा हूँ सॉल्वेंट बनता है। अच्छा 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 अच्छा। ये एक सोल्यूशन है, और ये क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है बेटा जिसके अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं कि एक इस तरह बीकर लेके इसके अंदर हम ये कोई सा लिक्विड वगैरह फिलअप कर लेते हैं, जो अब जैसे मैंने बताया सॉल्वेंट हमने मिक्स कर लिया, जिसमें आपके पास अल्कोहल और वो चीज़ें मिक्स हैं, यानी H2O प्लस अल्कोहल। अब फिर हम क्या करते हैं, पेज एक स्ट्रिप ले लेते हैं इस तरह की, उसके ऊपर हम कुछ डिफरेंट तरह की चीज़ें मिक्स कर देते हैं, और उस मिक्सचर का इंक का, जैसे मैं कहूँ कि ब्लू ग्रीन और रेड इंक मिला के हमने इधर एक लाइन ड्रॉ की और एक ऊपर ड्रॉप डाल दिया मिक्सचर। अब हमने क्या किया कि उस जो पेज होगा उसको यहाँ पे जिसके ऊपर ड्रॉप भी लगा हुआ होगा, हम उस पेज को डिप करेंगे इस सोल्यूशन के अंदर। ओ और सर, ये मुझे पता है। हाँ, क्रोमेटोग्राफी, अब वो सारे का सारा डिपिंग नहीं होनी चाहिए, उसको इस तरह होनी चाहिए कि ड्रॉप बार हो आपका, बाकी सोल्यूशन से उसको ऊपर चढ़ाना चाहिए। तो ये क्रोमेटोग्राफी जी टेक्निक जो है वो यूज़ होती है फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट इंक्स या डिफरेंट तरह के जी। मटेरियल को। तो इसमें भी आपके पास ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मिक्सचर यूज़ हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा क्या यूज़ हो सकता है आपके पास, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो है वो बहुत से पॉलीमर्स के अंदर यूज़ होते हैं। सही है ना? जी तो पॉलीमर्स के अंदर यूज़ हो सकते हैं, मेडिसिन के अंदर यूज़ हो सकते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का मिक्सचर यूज़ हो सकता है। कोई ऑर्गेनिक ग्रुप, जैसे अल्कोहल अब प्योरली ऑर्गेनिक इन नेचर है। अल्कोहल आपको पता है कि आप जो घरों में एंटीसेप्टिक मेडिसिन यूज़ करते हैं जो आप अपनी ज़ख्मों के ऊपर लगाते हैं, वो प्योरली ऑर्गेनिक इन नेचर है। ओ अच्छा। हाँ, तो इसकी माइल्डनेस को कम करने के, मतलब ये थोड़ा माइल्ड बनाने के लिए आप इसके अंदर वाटर ऐड कर सकते हैं, तो आपके पास ये लाइट वो हो जाएगी इफेक्टिव। बात समझ आ गई? जी सर। ओके, तो हमारे पास ये वन डायग्राम के अंदर आपने कंट्रास्ट और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपने बता देना है। जो अब पेंट्स हैं जितने भी आपके पास, तो उसके अंदर जो पेंट होते हैं ना, ये बेसिकली मिक्सचर्स होते हैं। इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बोथ आ सकते हैं। एक होता है डिस्टेंबर और एक होता है ऑयल वाला पेंट। ऑयल वाले पेंट के अंदर प्योरली ऑर्गेनिक in नेचर है। जो डिस्टेंबर होता है दैट इज़ एमल्जन। तो एमल्जन कौन सी चीज़ होती है, जिसमें दो लिक्विड को मिलाया जाता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को मिला लेते हैं। जी सर, ये क्वेश्चन 3 आपको नजर आ रहे हैं, ये भी आप बता देंगे? डिफ्रेंशिएट बिटवीन द जियो केमिस्ट्री एंड एस्ट्रोकेमिस्ट्री। नहीं सर, ये नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, ये डिफाइन द केमिस्ट्री एंड इट्स इंट्रैक्शन विद अदर मैटर एंड एनर्जी। जी अच्छा,
तो केमिस्ट्री बेसिकली क्या है बेटा? केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं ना, जो वो इनफैक्ट हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे होते हैं कि मैटर आपका किस तरह मिल के बना हुआ है, यानी उसकी कंपोजिशन और उसकी बॉन्डिंग पे हम डिस्कस कर रहे होते हैं केमिस्ट्री में। जो एनर्जी है ना, ये फिज़िक्स का फील्ड है बेसिकली, कि वो एनर्जी कैसे जनरेट करता है, उसके अंदर एनर्जी हिडन कैसे होती है। तो फिज़िकल केमिस्ट्री इसी की एक ब्रांच होती है जिसमें हम एनर्जी और मैटर को इंटरलिंक कर रहे होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने देखा होगा कि एक केमिकल सेल होता है जिसके अंदर एक केमिकल होता है लिक्विड सा, जो आपने घड़ी के अंदर डाले होते हैं सेल, वो रिचार्जेबल भी हो सकते हैं। अब उसके अंदर एक केमिकल है जो कि एनर्जी जनरेट कर रहा है। कैसे जनरेट कर रहा है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री को इन कंबाइन करके हम उस फिनोमेना को स्टडी करते हैं कि ये कैसे हो रहा होता है। सर हम बॉन्ड्स वगैरह भी तो पढ़ते हैं, और जब जैसे बॉन्ड्स जी। टूटते हैं तो तब भी हम मैटर और एनर्जी में नहीं पढ़ते कि एनर्जी रिलीज हो रही है और एनर्जी गेन हो रही है, ये मैटर है और इसमें गेन हो रही अब है इस रिलीज। पर्सपेक्टिव से भी आप कह सकते हो, लेकिन बच्चे फिर वो तो उसके मैटर की बात आ जाएगी ना, कि उसकी इंटरेक्शन। अब वो कह रहा है कि उसका इंटरेक्शन विद द मैटर एंड, यानी कि अदर मैटर के साथ और एनर्जी के साथ कैसा है। फिर फिजिकल केमिस्ट्री। हाँ, मतलब फिजिकल में ही होता है ना। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, मतलब ऐसी केमिस्ट्री है जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन को पढ़ रहे हैं। तो केमिकल से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, दो चीज़ों को आप मिलाते हैं। केमिकल आपके सेल के अंदर पड़ा है ना, लिक्विड सा मटेरियल। देखो बच्चे, मैं एक चीज़ आपको जो बताने लगूँ कि यहाँ उसने मेरा पर्सपेक्टिव ऑफ थिंकिंग जो इस चैप्टर क्वेश्चन 3 के अंदर है वो ये है कि इसने ब्रॉड विजन में पूछा है कि दो चीज़ें हम कैसे मिला के पढ़ रहे होते हैं इसमें। अगर आप इसको माइक्रो लेवल पे चले जाएं तो फिर जो आप बात कर रहे हैं वो भी सही है, कि हम उसमें बॉन्ड की ब्रेकिंग की बात कर रहे होते हैं, उसमें भी एनर्जी की बात हो रही है। तो लेकिन अगर हम देखा जाए तो वो बॉन्ड की ब्रेकिंग और एनर्जी, इनफैक्ट हम मैटर की केमिस्ट्री पे डील कर रहे हैं ना, फिर तो हम बाकी, यानी कि ब्रॉडर कंसेप्ट की तरफ तो नहीं उठे हैं ना, फिर तो हम वही मैटर तक ही रह गए हैं। हम उसी मैटर का यूटिलाइजेशन, जो उसकी फोर्सेस का यूटिलाइजेशन फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी पे कैसे जा रहे हैं, ये एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है, इंटरेक्शन विद द अदर मैटर है। ओके। अच्छा, इसके जी। बाद क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चे कि हाउ डज द जियो केमिस्ट्री हेल्प अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम सच एज द पोल्यूशन एंड द क्लाइमेट चेंजेस। अब जियो केमिस्ट्री जो है ये आपके पास कैसे हेल्प करती है टू सॉल्व द प्रॉब्लम सच एज पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंजेस। आपको पता होना चाहिए कि जियो केमिस्ट्री बिल्कुल भी ऐसी एक सिर्फ हम कहें कि रिसोर्सेज की चीज़ नहीं है, जो हम कहें कि हमारे पास क्रूड ऑयल निकल रहा है, फलां 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 चीज़ें। अगर हम कहें कि एक एस्पेक्ट पे तो ये क्रूड ऑयल और ये सारी चीज़ें लॉन्ग रन में जाके हमारे लिए पोल्यूशन काज कर रही हैं, दूसरी साइड पे हम जियो की थर्मल पावर भी तो देख सकते हैं ना, जो ज़मीन से लावा निकल रहा होता है या वोल्केनिक रिएक्शन हो रही होती हैं, तो वो भी तो क्लाइमेट के ऊपर इफेक्टिव हो सकती है ना। जैसे कि मैं कहूँ कि सुनामी का केस आ सकता है, तो वो बहुत सारे यानी कि प्लेंटी ऑफ वाटर को वेपोरेट करके स्टीम में कन्वर्ट कर देता है, और उसके अलावा जियोलॉजिकल चेंजेस भी लेके आ रहा होता है। दूसरा, वो जो यानी कि हीटिंग एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे बच्चे ये पोल्यूशन जो है आपका कैसे क्रिएट आउट हो रही होती है, कि वहाँ पे अगर कोई मतलब अब क्या कहें इसको, कि जंगल के एरियाज़ हैं या वहाँ पे लॉट ऑफ ट्रीज़ जो है वो ब्रीड हैं इनसाइड, तो वो कंटिन्यूसली बर्निंग होगी उनकी, और वो आपको अल्टीमेटली किस पे लेके जाएंगे, वो आपको फिर एक कार्बन की जो नई फॉर्मेशन है, जिसको हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन की तरफ लेके जाएगा। अगर हम इससे भी अल्टीमेट बात की जाए तो फिर ये वही क्रूड ऑयल और ये सारी चीज़ें जो जियो केमिस्ट्री की हेल्प से हम निकालते हैं, मतलब क्रूड ऑयल या ये चीज़ें, तो वो पेट्रोलियम और ये सारी इम्प्लीमेंट कहाँ पे हो रही हैं, क्लाइमेट और पोल्यूशन की तरफ नहीं जा रही हैं। तो तो सर वो तो चले इम्प्लीमेंटेशन है ना, पर ये सॉल्व करने में कैसे मदद कर रहे हैं? तो बच्चे, हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमें ये पता होगा कि हमारे किस जगह पे कितने ज़खायर पड़े हुए हैं ना इन चीज़ों के। हम उस वे को नहीं यूज़ करेंगे ना, हम अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी को देखेंगे ना। हम कोई ऐसे केमिकल या जियो के अंदर पड़ी हुई आपके पास ऐसी, जैसे मैं कहूँ कि अफ़गानिस्तान के अंदर अभी जो है वो रिसेंट रिसर्चेस के मुताबिक लिथियम के पहाड़ डिस्कवर हुए हैं। अब लिथियम प्योरली एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन ज़मीन से वो चीज़ निकाली जाती है, और लिथियम की बेस्ड आपको पता होनी चाहिए कि टेस्ला की सारी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हो चुकी हैं, और इंडिया के अंदर ये चीज़ सबसे ज़्यादा पाई जाती है। हमारे पाकिस्तान के अंदर हाइब्रिड सिस्टम अभी शुरू हुआ पड़ा है, लेकिन अभी इवन चाइना ने, आपको पता हो या नहीं, ये चाइना ने एक अपना बहरी शिप जो है वो प्योरली इलेक्ट्रिक बेस पे बनाया हुआ है।
तो व्हाट डज इट मीन कि ये हम अपना ट्रैक चेंज कर रहे हैं उस पोल्यूशन से एक क्लीन एनर्जी की तरफ, और जियो केमिस्ट्री की बेस पे हम चाहेंगे कि हमारे ये जो जितने भी बरीड आपके पास चीज़ें पड़ी हुई हैं वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं अगर हम ज़्यादा अरसे तक इन चीज़ों के अंदर लगे रहते हैं तो यानी पोल्यूशन और क्लाइमेट की चेंजेस से अवॉइड करवा सकते हैं ना हमें ये जियो केमिस्ट्री इस पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हमें अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रही है ना। जी सर। यानी इस पर्सपेक्टिव से आपने लिखना है। ठीक इसके बाद है बच्चे कि हाउ इज़ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अप्लाइड इन द मेडिसिन, बायोकेमिस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल साइंस। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बेटे उसी को अगर हम देखते हैं मेडिसिन के अंदर तो प्लांट से ऑब्टेन होने वाला एक्सट्रैक्ट, या बायोकेमिस्ट्री के अंदर अगर हम पढ़ें तो यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, हमने एक लंबी डिस्कशन की थी उस दिन। जी प्रोटीन हो सर। जाता है हमारे पास, फैट्स हो जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो जाते हैं। और इंडस्ट्रियल पे कैसे है बेटा, इंडस्ट्रियल पे आपको पता होना चाहिए कि ये हम बहुत सारी इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें, जो पीवीसी प्लास्टिक है प्योर ऑर्गेनिक इन नेचर है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। यानी ऑर्गेनिक एक मोनोमर्स होते हैं जो कंबाइन और रीयूनाइट होने के बाद क्या करते हैं आपके पास एक मतलब पॉलीमर से चीज़ बनाते हैं। एक मिनट बेटा वेट कीजिएगा। जी बेटे बस सिर्फ 5-7 मिनट सब्र करो, ठीक है। जी बच्चे रेहाब ओके है, आपको क्लियर हो गया ये। जी सर। तो रेहाब ये आपके जो एक्सेल में क्वेश्चंस हैं ना बेटे, ये ऐसे नहीं हैं कि आप इसका कोई एग्जैक्ट आंसर करेंगे। ये जिस बच्चे का जितना विजन ब्रॉड होगा वो उतनी चीज़ों को सीधी सी बात है इसमें इंटरलिंक कर पाएगा। यानी एसएलओ बेस्ड है ना एक तरह से, ये जी स्पेसिफाइड नहीं है। तो आप जिस जिस एंगल से आप सोचते जाएंगे उस तरह आप लिखते जाएंगे। और इंडस्ट्रियल स्केल पे आप अगर बात करें तो ये पेट्रोलियम की जो मसनूआत हैं, जितनी भी पेट्रोलियम सारी ये इंडस्ट्री की चीज़ें हैं। आप इसके अलावा कंस्ट्रक्शन पे चले जाएं, यानी कि जो ऑयल और पेंट्स आपके पास पड़े हुए हैं, या इसके अलावा ग्रीजी मटेरियल जो आप फ्रिक्शन कम करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो प्योरली ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारे नायलून की चीज़ें जो इसके अलावा एक और चीज़ जो फ़र्श आपकी कमल के ऊपर होती है, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सी होती है, तो ये ऑर्गेनिक इन नेचर होती है। तो ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस होती है ना, उसी की चीज़ों को इंडस्ट्री आप अप्लाई कर रहे होते हैं। ओके सर। जी ये क्वेश्चंस क्लियर हैं आपको? जी सर। अभी आपको टेस्ट देने वाला बाकी है। जी ठीक है, अभी करना है टेस्ट या किस टाइम पे सुबह उठ के करना है? सर आप अब तो सर मैं सुबह उठ के आपको भेज दूँगी, क्लास से पहले ही भेज दूँगी। मतलब मैं अभी आपको क्वेश्चन फॉरवर्ड कर दूं तो आप सॉल्व कर देंगे? नहीं, मैं अभी नहीं करूँगी वैसे सर। आप अभी नहीं करोगे लेकिन मुझे तो बनाना है ना, आप सुबह करके जाओगे। जी, आपने सर बना लिए क्या? कहाँ बनाया, अभी बैठ के बनाता हूँ आपकी क्लास के बाद बच्चा, सफ़र में सर था आप ना। बेशक आप सुबह, क्योंकि आप जल्दी उठते हैं ना, तो हाँ, बेशक आप सुबह जल्दी उठ के भेज देगा तो कितने मैं बजे तक दोपहर में भेज दूँ? कर, आप 12 बजे तक, 1 हाँ हो बजे जाएगा, तक। फिर बस मुझे इंशाल्लाह एक रिकॉल मैसेज आप छोड़ देंगे, नहीं तो इंशाल्लाह मैं आपको पहले ही भेज दूँगा। ठीक है। जी ठीक है। ओके बच्चे, ख्याल रखिए अपना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।